हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका डिफरेंट कंडीशंस में ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट्स कैसे बनते हैं। जैसे हमने 100 ट्रांसमिशन लाइन का देखा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में पाई नेटवर्क वगैरह देखे, टी नेटवर्क देखा हमने। उसके अलावा हमने बात की फॉल्ट स्टडी करते हैं तो किस तरह का नेटवर्क होता है। तो अब हम आगे इसी सेगमेंट 2 को कंटिन्यू करेंगे और आज का पहला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपके पैरामीटर्स में से फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टेंस को। इस तरह से हमारा ये सेगमेंट 2 का 12th लेक्चर चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो केस बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि पावर ट्रांसफ़र को अगर हमें इंक्रीज़ करना है, पावर ट्रांसफ़र का मतलब है यहाँ पे एक्टिव पावर से, तो एक्टिव पावर को अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो कौन कौन से फैक्टर के थ्रू हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना है। तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी समझने के लिए अगर हमें पहले इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि कोई भी अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं कि कोई चीज़, कोई क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा उस क्वांटिटी के लिए एक इक्वेशन बनानी होगी। तो हम जानते हैं जब हमने ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज जो थी उसकी जो इक्वेशन निकाली थी कि वोल्टेज को बढ़ाने से क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो हमने वहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट की थी। उसी को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखिएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आया था वहाँ पे हमारे पास, वी एस वी आर अपॉन एक्सएल मोड साइन डेल्टा। और इस फॉर्मूले को तो हमने ABCD पैरामीटर्स की फॉर्म में भी निकाला है, तो अब तो आप इस फॉर्मूले से फेमिलियर हो ही चुके हो। अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो है वोल्टेज रेगुलेशन जो है इस तरह का है कि आपका VS किसके इक्वल आ गया है, VR के इक्वल आ गया, यानी कि सेंडिंग वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज की इक्वल आ गई है। इसके लिए तो हमारे पास एक अलग से सेगमेंट है जहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेशंस के बारे में, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आएगी। अभी हमने अज्यूम कर लिया VS इज इक्वल टू VR। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखिए ये हो गया आपका VS इज इक्वल टू VR, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PR इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास VS स्क्वायर अपॉन XL साइन डेल्टा। तो यहाँ से क्या एक रिलेशन हमें मिल गया कि जो आपकी रिसीविंग एंड की पावर होगी वो आपके इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो इन सब फैक्टर्स पे अगर वो पावर डिपेंड करती है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पी आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वी एस स्क्वायर के। पी आर आपके किसके रेसिप्रोकल आ गया, 1/XL के। और एक आपके आ गया पी आर प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। अगर मैं इसमें फर्स्ट रिलेशन की अगर बात करता हूँ तो ये जो रिलेशन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है उसको इंक्रीमेंट करने के क्या क्या एडवांटेज थे। उसमें से जो फर्स्ट एडवांटेज था वो यही था कि जब हम लाइन वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसको तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो मेथड्स यहाँ पे आने वाले हैं उनमें से एक तो ये वाला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इस मेथड को मैं यहाँ पे बी बोल देता हूँ। तो ये मेथड हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो हम पहले हम देखते हैं कि ए मेथड क्या कहता है। ए मेथड के अंदर क्या देखने को मिला है कि पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर हम इंडक्टिव जो आपका रिएक्टेंस है उसको अगर हम कम कर देते हैं तो आपकी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें अगर एक्सेल को रिड्यूस करना है तो आप जानते हो कि एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा एल में से अगर एल को हम रिड्यूस कर देते हैं, इंडक्टेंस को, लाइन के इंडक्टेंस को अगर रिड्यूस करते हैं तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट मेथड तो क्या है, इसको इंक्रीज इसको डिक्रीज करने का, क्योंकि हमें क्या करना है, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को तो इंक्रीज करना है और इंक्रीज करने के लिए लाइन के इंडक्टेंस को डिक्रीज करना है। तो लाइन के इंडक्टेंस को डिक्रीज करने का जो फर्स्ट मेथड आता है वो है आपका बाय यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन, बाय यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन। हम जानते हैं कि पैरेलल में जो होता है इम्पीडेंस कम हो जाता है तो इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पैरेलल में। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हैं। और ये आपको आगे जाकर भी समझ में आएगा जब हम डबल सर्किट लाइन की स्टडी करेंगे, इंडक्टेंस कैलकुलेशंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो इसी लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडक्टेंस निकालना, लाइन का इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना। उसमें डिफरेंट हम सिनेरियो देखेंगे कि थ्री फेस लाइन का कितना होता है, डबल सर्किट लाइन का कितना होता है, बंडल कंडक्टर्स का कितना होता है। तो हमें मिलेगा कि बंडल कंडक्टर का इंडक्टेंस कम हो जाता है, डबल सर्किट लाइन का इंडक्टेंस भी कम आता है। तो ये क्या है, उनके एडवांटेज हैं।
तो अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हाँ पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन होगी तो इंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इससे पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि जब पैरेलल में हम किसी इम्पीडेंस को कनेक्ट करते हैं तो टोटल जो इम्पीडेंस आता है वो क्या आता है, कम आता है। टोटल जो आएगा वो इंडिविजुअल से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो उसी प्रिंसिपल से भी हम यहाँ पे इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो आपका सपोज एक रिएक्टेंस ये था, तो हमने दो ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम इस सबको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। ये आपकी सपोज ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे आपने सेंडिंग एंड वोल्टेज लिख दी वी एस डेल्टा, और ये आपकी क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है। तो पैरेलली कनेक्ट करने से क्या हुआ, इंडक्टेंस कम हो गया। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, डबल सर्किट लाइन में देखने को मिलता है। डबल सर्किट लाइन इस तरह की होती है जिसमें आपके सब वैसे तीन फेस कौन कौन से होंगे, आपके आर वाई बी फेस होते हैं। तो यहाँ पे सपोज आर वाई बी, बट डबल सर्किट लाइन का मतलब है कि आर फेस भी आपके टू होंगे, आर वन आर टू, डबल सर्किट लाइन हो गया, वाई वन वाई टू एंड बी वन बी टू। ठीक है, ये आपकी डबल सर्किट लाइन हो गई है। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस को कम कर सकते हैं। तो एक तो इंडक्टेंस कम करने का मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या आता है यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे सीरीज कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, सपोज आपका ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ पे अगर आप एक सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हो तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, ये होता है आपका आयोटा एक्सएल और ये क्या होता है आपका माइनस आयोटा एक्सी, यही होता है। तो जो टोटल आने वाला है उसमें क्या हुआ, जो टोटल आपका एक्सएल आता वो अब माइनस हो गया है एक्सी से। तो इंडक्टेंस के इफेक्ट को वैसे भी हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या करता है, नल करता है, कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि अगर वी एस डेल्टा यहाँ पर है और ये आपके रिसीविंग वोल्टेज है वी आर जीरो डिग्री, यहाँ पर भी हमें वी आर जीरो डिग्री लिखना था। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो आपकी सेंडिंग है वो लीड करती है, इसको हमने नेटवर्क के अंदर भी देखा था। ठीक है, तो वी एस डेल्टा हो गया और वी आर जीरो डिग्री यहाँ पर आपके पास आ गया है। तो पैरेलल कैपेसिटर से भी सीरीज कैपेसिटर से भी हम लाइन के इंडक्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। अब इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि सपोज अगर लाइन में फॉल्ट आ जाती है, तो लाइन में अगर फॉल्ट आएगी तो क्या होगा, ये आपकी लाइन थी, यहाँ पे क्या आ गई है, फॉल्ट आ गई। इस तरह से हम फॉल्ट को इंडिकेट करते हैं। तो जब भी जैसे ही फॉल्ट आएगी तो फॉल्ट आने से क्या होगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट जब इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं वीसी क्या होता है, कैपेसिटर का क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो आई एक्सी होती है। जब आई इंक्रीज होगा तो वीसी भी इंक्रीज होगा, और जब वीसी इंक्रीज होगा तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, फेलियर होने के चांस होंगे। इंसुलेशन जो आपका कैपेसिटर का है, डाइलेक्ट्रिक जो आपका मटेरियल फिल किया हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा, इंसुलेशन का फेलियर हो जाएगा उसके अंदर, इंसुलेशन फेलियर ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम इस मेथड के एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, कुछ राइटर्स ये भी लिखते हैं कि इस मेथड को इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ फॉल्ट जो है आपकी यहाँ पे रेगुलरली होती रहती हैं, फॉल्ट ज़्यादा होती हैं, इसलिए इस मेथड को यूज़ करना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये हो गया आपका सीरीज कैपेसिटर वाली बात कर ली। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा, एक है आपका बंडल कंडक्टर के थ्रू भी हम इंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो आपका थर्ड जो मेथड आ गया इंडक्टेंस को रिड्यूस करने का, वो है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर्स। अब बंडल कंडक्टर्स की सारी कहानी जो है कुछ तो हमने कोरोना में देखी थी, और इसमें इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम समझेंगे जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इंडक्टेंस कैलकुलेशन उसके अंदर। अभी के लिए जो इसकी इफेक्टिव रेडियस है वो बढ़ जाती है, और इफेक्टिव रेडियस अगर बढ़ती है, जिसको हम आगे जा कर के जीएमआर से इंडिकेट करेंगे, तो ये जब इंक्रीज होती है तो जो आपका इंडक्टेंस है वो कम हो जाता है। एक्सेल इंडक्टेंस कम होने से एक्सेल कम होता है और पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमने रिलेशन देखा था उसमें रिलेशन क्या आया था कि जो आपकी रिसीव्ड जो एक्टिव पावर है उसको हम 1/XL से रिलेट कर रहे थे, तो एक्सेल को कम करके हमने पीआर को इंक्रीज कर दिया, और इसके तीन मेथड हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं, एक और रिलेशन हमने देखा था, पीआर प्रोपोर्शनल टू किसके आता है, साइन डेल्टा के। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को जो आपका ये डेल्टा एंगल है, इसके नाम मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, लोड एंगल इसको बोलते हैं, पावर एंगल इसको बोलते हैं, टॉर्क एंगल भी इसको बोलते हैं। तो इसको जब इंक्रीज करके भी हम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो है इसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी में इस वाले पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
जो आपका पी आर प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा होता है उसको हम डिटेल से वहीं पर स्टडी करने वाले हैं। अभी हम एज ए पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। ये पॉइंट क्या कहता है आपका, इसको हम बी पॉइंट बोलेंगे। पहले हमने इसको बी से इंडिकेट किया तो ये आपका हो गया बी पॉइंट। बी पॉइंट आपसे क्या कहता है कि जो आपका पी आर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, साइन डेल्टा के। यहाँ पर जो आपका डेल्टा है उसको हम बोल सकते हैं लोड और पावर एंगल। अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं उनके अंदर इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया गया है, और वही जो है चलता आ रहा है, उसी को सब लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको, अगर हम मशीन की बुक, पावर सिस्टम की बुक, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की देखें तो एक नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं। वो नतीजा मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि जब हम टॉर्क एंगल से, इसी एंगल को जब हम टॉर्क एंगल बोलते हैं तो वो मोस्टली बोला जाता है जब हम मोटर की बात कर रहे हो, यानी सिंक्रोनस मोटर की जब आप स्टडी करोगे तब आप इसी एंगल को क्या बोलोगे, टॉर्क एंगल। बाकी बेसिक इस एंगल का यही है कि जो आपकी सेंडिंग एंड होता है वो रिसीविंग एंड से लीड करता है, वो एंगल ही क्या होता है, डेल्टा होता है। अब सबका सर्किट बनता ही है, मोटर का भी सर्किट बनेगा, वहाँ पर भी डेल्टा निकल के आता है। तो मोटर के अंदर इस एंगल को बोल देते हैं टॉर्क एंगल। और वहीं अगर हम डिस्कस करेंगे जनरेटर को, तो जनरेटर में इस एंगल को बोला जाएगा लोड एंगल। क्या बोलेंगे इसको, लोड एंगल। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर इसको जो है बोला जाता है पावर एंगल से। तो आपको डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम मिलेंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं भी अगर इसको कभी टॉर्क एंगल बोल देता हूँ, लोड एंगल बोल देता हूँ, पावर एंगल बोल देता हूँ, तो आपको समझ जाना है किसकी बात कर रहे हैं हम, डेल्टा की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, मोटर जब आप स्टडी करोगे किसी बुक के अंदर देखोगे तो क्या लिखा मिलेगा, जनरेटर में क्या लिखा मिलेगा और पावर सिस्टम में क्या लिखा मिलेगा। तो आगे आपको अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये होता क्या है, अगर इसको मोटर के रेस्पेक्ट से समझे तो ये क्या है, एक तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर एक्सिस, ऑफ द rotor axis with respect to, with respect to synchronizing, with respect to synchronizing rotating reference stator axis। जो आपका स्टेटर का एक्सिस है, रोटेटिंग एक्सिस है, जो आप मशीन में पढ़ते हो, स्टेटर फील्ड रोटेट करता है तो उसका जो एक्सिस है, और जो आपके रोटर का जो एक्सिस है, स्टेटर के रोटेटिंग फील्ड का एक्सिस और रोटर का जो एक्सिस है, उनके बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है वो क्या होता है, डेल्टा होता है। तो इसको जब भी आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी होती है तो डेल्टा के थ्रू भी इंक्रीज हो सकती है, बट जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हम स्टेबिलिटी के अंदर स्टडी करने वाले हैं, तो स्टेबिलिटी की लिमिटेशंस की वजह से जो डेल्टा की प्रैक्टिकल वैल्यू है वो 30 डिग्री टू 45 डिग्री ही होती है। ये भी आपको सेगमेंट जो आपका आएगा रिलेटेड टू पावर स्टेबिलिटी उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एज ए पॉइंट लिख सकते हैं कि ड्यू टू स्टेबिलिटी लिमिटेशंस, ड्यू टू स्टेबिलिटी लिमिटेशंस प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ये है आपकी ड्यू टू स्टेबिलिटी लिमिटेशंस है जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो ये सब हो गया आपका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमको बताने थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनमें से ऑब्जेक्टिव को आपको टिक करना है। तीनों तरह के मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करके, इंडक्टेंस को डिक्रीज़ करके और डेल्टा इंक्रीज़ करके भी किया जा सकता है। सबके लिए अलग अलग एक एक चैप्टर है, सबको हमें डिटेल से भी पढ़ना है। धीरे धीरे ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होगी, बट हमें पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को इसी यूनिट में इसलिए कवर करना था क्योंकि यहाँ पर से आपके जो गेट के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका स्टार्ट होता है इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब हमें लाइन का इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। जो भी आपका हमने डिवाइड किया था इंडक्ट लाइंस को, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एंड आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो वहाँ पे हमने पैरामीटर डिस्कस किए थे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। तो उनमें से जो आपका इंडक्टेंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इंडक्टेंस ही बेसिकली क्या है। वैसे तो ये सब टॉपिक्स आपके मैग्नेटिक फील्ड और नेटवर्क थ्योरी के हैं, बट अभी हमें इंडक्टेंस अगर हमें निकालना है तो एक फॉर्मूला हमें चाहिए होगा,
और उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आपको पहले बेसिक समझना होगा, क्योंकि इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के एक तरीका ये भी है कि मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले बता देता हूँ, 3 और 4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं से आपको बन जाएगा। बट अगर थोड़ा भी आपका क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा भी घुमा करके पूछ लिया गया है तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आपको इस टॉपिक को भी ध्यान से सारे डेरिवेशंस को समझना है, याद नहीं करने हैं, समझ के रख लीजिए, याद फॉर्मूले ही करने हैं, बट आपको समझना ज़रूर है इस टॉपिक को। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपका सपोज़ ये कोई कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर है, इसकी मैंने आपको वर्टिकल शेप में ये कंडक्टर यहाँ पे बनाया है। सपोज कर लेते हैं कि इसके एन टर्न्स हैं, बाकी कंडक्टर का सिंगल टर्न्स होता है ये आपको पता है, हमने मान लिया एन टर्न्स हैं, जनरल केस में चल रहे हैं, एन टर्न्स बोल दिए गए हैं। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर आपका ये हो गया। हम जानते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, फैराडे का लॉ क्या बोलता है, अगर हम मोड लेना चाहें तो नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी, और जितना यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज करेगा, फ्लक्स लिंकेज को साई से इंडिकेट करते हैं, इसको मैं फ्लक्स लिंकेज को क्या लिख सकता हूँ, टोटल फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा आपका फाई एन। साई से भी इंडिकेट कर सकते हैं फ्लक्स लिंकेज को, लैम्डा से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल फ्लक्स लिंकेज है ये, क्या है आपका टोटल फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या हो गया, डी साई बाई डी टी, साई हो गया आपका फाई इंटू एन, यानी फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स कितने कंडक्टर के उतना ही यहाँ पे लिंक करेगा, तो फाई इंटू एन से हमने ये निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, डी एन डी फाई बाई डी टी। ये फेराडेज का लॉ है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नया कुछ मैंने नहीं बताया। एक ऐसा ही एक लॉ क्या है कि जो आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके करंट के चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है, और एल डी आई बाई डी टी फॉर्मूला बनता है, यही एक फॉर्मूला बनेगा। ये भी एक आपका इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले को जब मैं इक्वलेट करता हूँ, इक्वल करता हूँ, तो क्या निकल के आता है, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, एन डी फाई बाई डी टी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इंडक्टेंस के लिए, तो इंडक्टेंस के लिए यहाँ पे क्या निकल के आया, एन डी फाई बाई डी आई हेनरी, यही बोलेंगे। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि अगर आपके मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि फाई और आई, बी एच कर्व आपने सुना होगा, बी एच कर्व में अगर फाई आर अगर आपका कांस्टेंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट रिलेशनशिप आएगी, उसमें लीनियर कर्व आएगा आपका। ये सब मैग्नेटाइजेशन में डिस्कस किया होगा आपने, पढ़ा होगा पहले। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक लाइन लिखते हैं कि इफ़ परमिएबिलिटी, इफ़ permeability of the magnetic circuit of the magnetic circuit is assumed to be constant, is assumed to be कांस्टेंट। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका डी फाई बाई डी आई है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंपली फाई अपॉन आई लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फाई अपॉन आई लिखता हूँ तो आपका फाइनल फॉर्मूला इंडक्टेंस का क्या बन जाएगा, इंडक्टेंस का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, एन की जगह हम एन लिखेंगे, एन फाई अपॉन आई हेनरी। ये एच किसको बता रहा है, हेनरी को बता रहा है। तो यहाँ पे एन फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटल फ्लक्स लिंकेज लिख सकता हूँ, लैम्डा। तो लैम्डा अपॉन आई क्या हो गया आपका, इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो मैं यहाँ पे एक लाइन में इस फॉर्मूले को कैसे डिक्टेट कर सकता हूँ वो भी आप नोट कर लीजिएगा कि द सेल्फ इंडक्टेंस, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, अभी हम पावर सिस्टम पे नहीं पहुंचे, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लक्स लिंकेज, द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द सर्क्यूट, ऑफ द सर्क्यूट पर यूनिट ऑफ करंट, पर यूनिट ऑफ करंट। यानी कि जिस कंडक्टर का, हम इस लाइन को ध्यान से समझना, यही आपके आगे जाकर के चैप्टर में यूज़ होगा, कि जिस कंडक्टर का हम यहाँ पर इंडक्टेंस फाइंड आउट करने हैं उसी कंडक्टर के करंट से हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है,
और लैम्डा क्या है कि जिस कंडक्टर का हम इंडक्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं उससे कितना टोटल फ्लक्स लिंक किया है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज लैम्डा है, और आई क्या है यहाँ पे, टोटल करंट है जो उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा था। ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। तो लैम्डा के बारे में आपको पता चल चुका है, टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ द सर्किट ड्यू टू फाई, जो फाई हमने यहाँ पे लिखा है उसको लिखा है। तो अभी के लिए हम को इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला हमको मिल चुका है कि इंडक्टेंस जो है आपका लैम्डा अपॉन आई होगा। तो अब हमें क्या करना है, जिस सीक्वेंस से मैं आपको करा रहा हूँ उन सीक्वेंस को आपको समझता जाना है, और उस सीक्वेंस को अगर जैसे हम सेकंड अब चीज़ें पढ़ेंगे, उसको मान लीजिए जो अभी तक मैंने आपको बताया वो फर्स्ट सीक्वेंस है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड सीक्वेंस है। तो अब आपको फर्स्ट सीक्वेंस को सेकंड सीक्वेंस से रिलेट करते हुए चलना है, पुरानी चीज़ को नई चीज़ से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर चाहे आप फॉर्मूले ही याद रख लेना, बट आपको एक माइंड में मैप क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इंडक्टेंस निकाला जाता है। अब ये तो था जनरल, हमने स्टडी कर लिया। अब सेकंड चीज़ क्या आती है, अगर हम इंडक्टेंस निकालना चाहें किसी कंडक्टर के लिए, इंडक्टेंस ऑफ पावर सिस्टम में अगर हमें निकालना है इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम कुछ अज्यूमशन ले लेते हैं। फर्स्ट अज्यूमशन क्या है यहाँ पे, कि जो कंडक्टर हम मान के चल रहे हैं वो कैसा है, ACSR कंडक्टर है या फिर आपका सॉलिड कंडक्टर, यानी कि होलो कंडक्टर नहीं है, बाकी दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, एक तो ये अज्यूमशन हमने माना है। दूसरा अज्यूमशन क्या माना है, हमने स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो था आपका वो नेग्लिजिबल हो चुका है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हमने उस इफेक्ट को कर दिया है। तो अब जब भी आपको इंडक्टेंस निकालना हो तो आपकी फिक्स एक स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करनी है। डेरिवेशन जब भी करना है तो फिक्स स्टेप्स को फॉलो करना है। वो स्टेप क्या है, डेरिवेशन स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं हम, डेरिवेशन स्टेप। क्या स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप्स क्या है यहाँ पे, कि जो आपका टोटल एच डी एक्स है, ये एम्पियर्स लॉ हमें फॉलो करना है। क्योंकि इस तरह समझिए, आपको निकालना क्या है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, लैम्डा अपॉन आई चाहिए। लैम्डा क्या होता है, एन फाई होता है। फाई कैसे निकल सकता है, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, तो बी से फाई निकाल सकते हैं। और बी क्या होता है, म्यू एच होता है, तो एच से बी निकाल सकते हैं, बी से फाई निकाल सकते हैं, फाई से लैम्डा निकाला जा सकता है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है और इन्हीं को हमें फॉलो करना है। तो पहले हम h निकाल लेते हैं, h से हम b निकाल लेंगे, b से हम फाई निकाल लेंगे, देन फाई से हम लैम्डा निकाल लेंगे। तो लैम्डा अगर आ गया तो इंडक्टेंस आ जाएगा। यही सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है। तो अब हमें फर्स्ट चीज़ यहाँ पे पता चल चुकी है कि फर्स्ट क्या है, आपको एच एक्स एच डी एक्स इज इक्वल टू आई होगा। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एम्पियर्स के लॉ को फॉलो किया है और इस केस को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे b क्या होता है, सेकंड क्या स्टेप लगाएंगे, h से b भी निकालना है। तो b क्या, b और h का रिलेशन क्या है, म्यू नॉट म्यू आर एच। अब हमें b मिल जाएगा। b के बाद हम क्या निकालना चाहते हैं, फाई निकालना चाहते हैं। तो फाई कैसे निकलेगा, फाई होता है b डॉट ए। अब हमको फाई मिल गया। फोर्थ क्या है, हमको लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई। फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ स्टेप इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस क्या होगा, लैम्डा अपॉन पर यूनिट करंट पे होता है, तो लैम्डा अपॉन आई कर दिया। बस हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, आप सिंगल कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाल लोगे। तो पहले हमने क्या समझा था, इससे पहले हमने इस फॉर्मूले को समझा था। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अप्लाई करने के लिए हमें लैम्डा पता होना चाहिए, लैम्डा के लिए फाई पता होना चाहिए, फाई के लिए बी पता होना चाहिए, बी के लिए एच पता होना चाहिए, और एच के लिए जो है एम्पियर्स लॉ लगा करके हम एच निकाल लेंगे आई के थ्रू। तो इस तरह की स्टेप से हम फाइंड आउट करेंगे इंडक्टेंस को। ये सिंगल कंडक्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमको सब चीज़ें पढ़नी है। पहले सिंगल कंडक्टर के लिए, फिर ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स के लिए, फिर थ्री फेस के लिए, फिर डबल सर्किट लाइन के लिए, बंडल कंडक्टर्स के लिए, फिर जनरल केस हम पढ़ेंगे। तो सब चीज़ों को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो पहले हम देखते हैं कि सिंगल कंडक्टर का निकाल रहे हैं, तो यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो सिंगल कंडक्टर जो आपका होता है उसमें दो तरह का इंडक्टेंस होगा, एक होगा इंटरनल इंडक्टेंस और एक होगा एक्सटर्नल इंडक्टेंस। ये सपोज आपका वो कंडक्टर है, सेम कंडक्टर को मैंने दो बार बनाया है। फर्स्ट तो हम देखेंगे इंटरनल इंडक्टेंस कैसे बनता है। सपोज इसमें हम एक्स रेडियस की बात कर रहे हैं, पूरा ये कंडक्टर है, एक्स रेडियस की बात कर रहे हैं। तो एक्स रेडियस सपोज यहाँ तक आपकी जाती है, और यहाँ से हमने एक एरिया ले लिया जिसको हम डी एक्स बोल रहे हैं, एक यूनिट लेंथ का एरिया लिया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डी एक्स बोल रहे हैं।
ठीक है। तो हम क्या देखेंगे पहले, एक्स रेडियस वाले पार्ट, जो आपका पूरा कंडक्टर को मैंने क्या मान लिया, ध्यान से समझना, पूरा कंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स से मिलके बना हुआ है, तो हम एक्स रेडियस का जो सिलेंडर है उसकी बात कर रहे हैं। जो उसके द्वारा जो फ्लक्स बनेगा, उसके थ्रू जो फ्लक्स बन करके आएगा, वो किससे लिंक करेगा, इसी पार्ट से लिंक करेगा। तो वो तो आपका बताएगा एल इंटरनल, यानी कि इंटरनल इंडक्टेंस। और जो पूरे कंडक्टर से बाहर की तरफ जो फ्लक्स बनेगा, यानी कि सपोज इस पॉइंट पे जो फ्लक्स आएगा वो पूरे कंडक्टर को लिंक करेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो टोटल इंडक्टेंस जो आपका होता है वो होता है एल इंटरनल प्लस एक्स एल एक्सटर्नल। पहले तो समझिए इंटरनल एक्सटर्नल क्यों बना, क्योंकि इंटरनल सपोज हमने कोई एक पार्ट ले लिया उसका, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया ये इंटरनल पार्ट है इसका, ये वाली जो लाइन है, इस इंटरनल पार्ट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स कट किसको करेगा, इसी पार्ट को करेगा। यानी कि अंदर जो भी फ्लक्स बन रहा है वो अंदर को ही तो लिंक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एक इंडक्टेंस बनेगा। एक है कि जो बाहर टोटल कंडक्टर्स की वजह से, टोटल कंडक्टर की वजह से जो बाहर जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स पूरे कंडक्टर को क्या करेगा, लिंक करेगा, तो उसकी वजह से भी एक इंडक्टेंस बनेगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का सम जब करेंगे हम, तो हमें टोटल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो अब हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, एक्स है, ये डी एक्स ले लिया, टोटल रेडियस कितनी है, टोटल रेडियस है आपकी स्मॉल आर, ठीक है। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे इसमें कितना फ्लक्स है, यानी कि dx एरिया में कितना फ्लक्स है, और वो फ्लक्स x को लिंक कर रहा है, तो कितना लिंक करेगा, फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे, और उस फ्लक्स लिंकेज के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, इंडक्टेंस निकाल लेंगे, वो हो जाएगा एल इंटरनल। उसमें हम क्या करेंगे, x से लेकर के स्मॉल r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, इंटरनल जितना भी फ्लक्स बनेगा वो हमें सब मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे जानते हैं इसमें कितनी रेडियस है, इसकी रेडियस है आर, और इसकी जो आउटर लेयर है वहाँ पे रेडियस है इसकी कैपिटल आर। यानी कि हमें कैपिटल आर पे कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट्स पर जो टोटल फ्लक्स बन रहा है उस फ्लक्स को इस कंडक्टर से लिंक करना है, देन हमें फाइंड आउट करना है इसका एक्सटर्नल इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या माना, पहले एक यूनिट एरिया ले लिया dx, जैसे हमने पहले इंटरनल में किया था वही काम यहाँ पे करेंगे, एक यूनिट एरिया ले लिया है dx। तो dx की वजह से जो फ्लक्स लिंक करेगा पहले हम वो निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे स्मॉल r से कैपिटल R तक, तो ये क्या बता देगा आपको, एक्सटर्नल बता देगा। स्टेप आपको समझ में आ गई, इंटरनल और एक्सटर्नल निकालना है, तो इंटरनल के लिए पहले हमने कुछ काम किया, फिर हमने एक्सटर्नल के लिए कुछ काम किया, और दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे इंटरनल इंडक्टेंस को। इंटरनल इंडक्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सेम स्टेप को फॉलो करना है, फिगर भी मैंने आपको बता दिया है और स्टेप्स भी बता दिए। तो पहली स्टेप क्या है कि हमें एच एक्स निकालना है। तो एम्पियर्स का लॉ क्या कहता है, एच एक्स क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाई L1। यही करते हैं ना हम। L1 क्या है, सपोज आपका ये एक पार्ट है जिसमें आई एक्स करंट फ्लो कर रहा है, इसके टर्न्स रेशो कितने n है, तो हमने क्या निकाला, एक पेरीफेयर मान लिया यहाँ पे जिसका है L1 इसकी लेंथ है, यानी कि L1 क्या हो जाएगा, 2 पाई x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, x है। तो 2 पाई x की वजह से आई एक्स पर जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी जो है वो हमने फाइंड आउट कर रही है एन आई एक्स बाई एल से। अब हम जानते हैं इस केस में आपके पास n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n 1 होगा तो एच एक्स क्या हो जाएगा, एन आई एक्स अपॉन 2 पाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। यही आएगा आपके पास निकल के, एन आई एक्स अपॉन 2 पाई एक्स। आई एक्स क्या है, पर्टिकुलरली आई एक्स क्या है देख लीजिएगा, ये जो आपका फिगर था, तो जो एक्स हमने रेडियस ली है पूरे कंडक्टर में से, जो अपना ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में जितना करंट फ्लो कर रहा है वो आई एक्स है, उसकी वजह से जो एच बना है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी जो बनी है, वो हमने फाइंड आउट की है किसके थ्रू, एम्पियर्स लॉ के थ्रू। और ये फॉर्मूला आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते आते हो, एन आई अपॉन एल करते हैं हम, एन आई अपॉन एल, यानी कि एन आई को बोलते हैं टोटल एम एम एफ, मैग्नेमोटिव फोर्स, वो हमने निकाला, डिवाइड कर दिया टोटल लेंथ जो आपकी कितनी है, 2 पाई एक्स है, तो उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें एच एक्स मिल चुका है, बट एच एक्स में क्या आ रहा है, आई एक्स आ रहा है, आई एक्स हमें निकालना होगा। तो हमें क्या पता है, टोटल करंट पता है। टोटल करंट क्या है यहाँ पे, टोटल करंट के बारे में हम एक बात बोल सकते हैं, टोटल करंट हमको पता है और हमें आई एक्स करंट निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है, तो ये क्या होता है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम बोल सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं आई एक्स निकाल सकता हूँ, यानी कि पर यूनिट एरिया में मुझे करंट पता है आई है, कितना है, पर यूनिट एरिया में जो करंट है वो है आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे निकालना है आई एक्स में, यानी कि कितने एरिया में निकालना है,
एक्स रेडियस का एरिया क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर। तो टोटल पाई आर स्क्वायर में करंट आई है, मुझे निकालना है पाई एक्स स्क्वायर में। एक मैथ की प्रॉब्लम है कि पाई आर स्क्वायर में टोटल करंट कितना है, आई है, क्योंकि मुझे पता है कि इस टोटल कंडक्टर की रेडियस कितनी है, आर है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई है। हमें निकालना है आई एक्स में कितना करंट होगा, यानी कि एक्स रेडियस में कितना करंट होगा। तो एक्स रेडियस का एरिया क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें करंट निकालना है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट एरिया में कितना करंट होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिग्मा बोल देते हैं। तो हमें अगर पाई एक्स स्क्वायर में निकालना है तो क्या बनेगा यहाँ पे, वो बन जाएगा आपका आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पाई एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई एक्स हो जाएगा। यानी कि आई एक्स पार्ट में कितना करंट फ्लो करेगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या लिखेंगे। आपके पास आई एक्स आ चुका है, आई एक्स आपके पास आया है एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई एम्पियर, ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। अब एच एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टू पाई एक्स। हमने पुराने वाले फॉर्मूले में आई एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एक्स आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर आ गया एम्पियर टर्न पर मीटर। फर्स्ट स्टेप यही थी, एच एक्स फाइंड आउट करना। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम बी एक्स निकालेंगे। बी एक्स क्या होगा, म्यू एच एक्स होगा। म्यू क्या है, टोटल परमिएबिलिटी है, इसकी वैसे वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट म्यू आर होती है। तो मैं टोटल कंप्लीटली म्यू लिख सकता हूँ, तो म्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या निकल के आएगा, म्यू एच एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स डी फाई एक्स निकलेगा, क्योंकि हम एक्स के लिए निकाल रहे हैं अभी, सिर्फ हम डी एक्स एरिया में निकाल रहे हैं तो हम डी फाई एक्स लिखेंगे। टोटल जब निकालेंगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से आर तक। तो हम डी फाई एक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है, तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लक्स डेंसिटी, द फ्लक्स डेंसिटी एट एक्स, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से। तो एरिया कौन सा होगा, एलिमेंट एरिया नॉर्मल टू द फ्लक्स पाथ, इसी तरह निकाला जाता है फ्लक्स। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि उस जो एरिया है उसकी जो हमने विड्थ ली थी वो डी एक्स ली थी, और लेंथ कितनी है, 1 है, क्योंकि हम यूनिट लेंथ पे काम करते हैं तो यूनिट लेंथ में उसको मैं मान सकता हूँ 1। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, बी एक्स और ए एक्स होगा, एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स डॉट 1, क्योंकि 1 है, डी एक्स इंटू 1 है, तो हमने बी एक्स डॉट 1 लिख दिया। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू एक्स इंटू आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर स्क्वायर डी एक्स वेबर। और यहाँ पे सिर्फ वेबर नहीं लिखेंगे, ये वेबर पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये वेबर पर मीटर हो गया, क्योंकि हम यूनिट लेंथ के लिए बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका फाई एक्स। अब हम जानते हैं कि आपका सपोज ये टोटल कंडक्टर, ये कंप्लीट टोटल कंडक्टर था, इसके अंदर हमने एक्स डिस्टेंस की बात की है और हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, डी एक्स के अंदर फ्लक्स निकाल लिया। अब वो डी एक्स तक जो फ्लक्स है वो इस कंडक्टर को लिंक करेगा, तब क्या बनेगा, टोटल फ्लक्स लिंकेज निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कौन सा होगा, जो कितने पार्ट को लिंक कर रहा है, टोटल को लिंक नहीं कर रहा है, वो किसको लिंक कर रहा है, आई एक्स वाले पाथ को लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है कि टोटल जो है ये कितना है, टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर को लिंक नहीं कर रहा है, ये लिंक कर रहा है पाई एक्स स्क्वायर को। तो मुझे टोटल जब फ्लक्स लिंकेज निकालना होगा तो जो डी फाई एक्स हमने निकाला है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से, क्योंकि टोटल आर स्क्वायर पे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो आपका कितना है, वो हमें पता है कितना है, फाई है। तो हमें निकालना था एक्स स्क्वायर पे कितना लिंक कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी फाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स लिंकेज हो गया। नेक्स्ट केस जब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल वाला, तब हम देखेंगे कि ये आपका पूरा कंडक्टर है और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, टोटल फ्लक्स निकाला है। तो यहाँ पे जब टोटल फ्लक्स निकल जाएगा तो कंप्लीट एरिया से लिंक कर रहा है, क्योंकि वो आई वाले पार्ट से लिंक कर रहा है, तो हमें एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होगी। बट यहाँ पर वो ओनली किससे लिंक कर रहा था, एक्स से लिंक कर रहा था, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। समझते चलिए, याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मूले ही याद रखने, बट माइंड में एक मैप क्लियर होता जाएगा तो बेटर रहेगा। तो डी लैम्डा एक्स फ्लक्स लिंकेज कितना निकल के आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे डी फाई एक्स से। तो ये आपका आ गया म्यू आई एक्स क्यूब अपॉन टू पाई आर की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डी एक्स हो जाएगा। अब हमको पता है
कि जो टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेज है वो किससे होगा, पूरे फ्लक्स से होगा जो भी इनसाइड कंडक्टर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो x लिया था हमने, अभी तक x तक लिया था, अब इसको हम r तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाएगा, सिंपल सा जो आपका टोटल फ्लक्स लिंकेज अगर हमें निकालना है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, देखिएगा हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लेमडा इन लिखा है। लेमडा इन का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेज जो निकाला जाएगा वो आपका आ जाएगा स्मॉल आर से कैपिटल आर तक म्यू आई एक्स क्यूब अपॉन 2 πr/4 dx। इसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, म्यू आई r4 अपॉन 8 πr/4, क्योंकि r4 जो नीचे आ रहा है उसके थ्रू हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। x4 किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x का क्या होगा, xn+1/n+1 यानी कि x4/4 होगा तो 8 बन जाएगा। ये तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करते हैं आगे तो क्या आ जाएगा, म्यू आई अपॉन 8 π वेबर टर्न पर मीटर। ठीक है, क्योंकि लेमडा निकालते हैं तो n से मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्न्स वाली कंडीशन भी आ जाएगी, वेबर टर्न हो जाएगा। अब हम म्यू जानते हैं, म्यू क्या होता है, म्यू नॉट और म्यू आर होता है। तो म्यू नॉट के बारे में तो हमें नॉलेज है, कितनी है, 4 × 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अब म्यू आर क्या होगा, म्यू आर की बात करते हैं तो आपको पता है कि कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर जो है आपका, कंडक्टर ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कंडक्टर है तो जो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इंटरनल बोल सकता हूँ मैं, इंटरनल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब ये 1 होगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेमडा इन क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, लेमडा इन हो जाएगा 1/2। हमने म्यू की वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट 4 × 10⁻⁷ तो फाइनल क्या मिलेगा, 1/2 × 10⁻⁷ आई वेबर टर्न पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज का। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है इंटरनल फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर, यानी कि इंडक्टेंस निकालना है, तो वो क्या होता है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर। पर एम्पियर में कितना हो जाएगा, लेमडा इन बाई करंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे मिल गए। हम फाइनल फॉर्मूले याद रखेंगे, एल इंटरनल फ्लक्स कितना आया है, 1/2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये फाइनल में क्या आ गया, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज आ गया। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिली, जो आपका इंटरनल फ्लक्स लिंकेज है वो इंडिपेंडेंट है किससे, कंडक्टर की डायमेंशन से। कब है, जब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म हो तभी तो हम लिख सकते हैं कि जितना πr² पे जितना करंट है तो उसी के थ्रू 1 पे हमने I/πr² निकाला, और फिर हमने πx² पे क्या कर दिया, I/πr² इंटू क्या कर दिया, πx² कर दिया। ऐसा कब कर सकते हैं हम, जब आपकी करंट डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि जो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो ये कब आता है, इसकी कंडीशन ये भी आपको याद रखनी है, ऐसा हो पाया है तभी ये फॉर्मूला बना है। तो हम डायरेक्टली क्या लास्ट लाइन नोट करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंडक्टर डायमेंशन, कंडक्टर डायमेंशन इफ क्या कंडीशन है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इफ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। तो ये हो जाता है आपका इंटरनल इंडक्टेंस, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर में एक्सटर्नल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, और दोनों का सम करते ही आपके पास टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा किसके लिए, सिंगल कंडक्टर लाइन के लिए। तो इस तरह से इस टाइप के कुछ के जो है फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। फाइनली चीज़ें याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ उनको आपको याद रखना है, बट ये समझाना ज़रूरी था। अगर एक बार में समझ में आ जाता है बेटर है, नहीं तो आप इस लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको ये फॉर्मूले यूटिलाइज करना समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।